नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 30 नवंबर 2022। आज हम 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। साथ साथ में एक न्यूज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस में से छूट गया था, कुकी चिन रेफ्यूजीज का एक इशू। मैंने वो रिकॉर्ड किया था पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो आ नहीं पाया उस वीडियो में, तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, सेटलिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये आर्टिकल लिखा है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमीद अंसारी। 2007 से लेकर 2017 तक ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये आर्टिकल बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट आजकल हिंदी को इंपोज करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ है। ठीक है, आपको पता होगा रिसेंट एक डिसीजन आया था गवर्नमेंट से कि जो हायर एजुकेशनल कोर्सेस है उसमें जो टेक्स्ट बुक्स है वो हिंदी में अवेलेबल कराने का, उसके खिलाफ काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आया है दोस्तों। प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो उसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ भी है, जैसे कि अगर आप हिंदी में पढ़ोगे MBBS कोर्सेज वगैरह तो आप इंडिया के बाहर जाके काम नहीं कर पाओगे ठीक से। ऊपर से हिंदी भी एकदम पैन इंडिया में कॉमन भी नहीं है। साउथ इंडियन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी इतना कॉमन नहीं है। तो एक डॉक्टर जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी टेक्स्ट बुक के साथ, इसके बाद अगर उन्हें साउथ इंडिया में सर्व करना है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सर्व करना है तो मुश्किल होगा। ऊपर से इंडिया के बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसके खिलाफ ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आया था एक्सपर्ट से। तो इधर 2 शब्दों का यूज़ किया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कल्चरल शोविनिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? बेसिकली इसे मार्बल केक फेडरलिज्म भी बोलते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप की बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जितने भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स वगैरह लेके आते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसमें सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप होना चाहिए। यह है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर बोला है कल्चरल शोविनिज्म। कल्चरल शोविनिज्म मतलब क्या होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप जब अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से बेहतर समझते हैं ना, बेसिकली एक टाइप का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसे आप कल्चरल शोविनिज्म बोल सकते हैं। तो हमीद अंसारी साहब का कहना यह है, ये जो हिंदी इंपोजिशन आजकल चल रहा है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है और एक टाइप का कल्चरल शोविनिज्म है। देखिए, हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत है, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी हमारी स्पेशलिटी है। तो इस यूनिटी डाइवर्सिटी में जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि ये एक टाइप का कल्चरल शोविनिज्म है और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ आया है। इस तरह आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मत दो करके। देखिए, लैंग्वेज जो है हमारी आइडेंटिटी का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात पर काफी डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस किए थे कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कोई नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं। पर उनको यह बात भी पता था दोस्तों, हमारी सोसाइटी जो है लिंग्विस्टिकली डाइवर्स सोसाइटी है, कोई एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना, डोमिनेंस देना ये ठीक बात नहीं है। फाइनली पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल्स 343 से लेके आर्टिकल 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में काफी मेंशनिंग है। पर आपको ध्यान रखना है, हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश एंड हिंदी। वैसे आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक देखिए दोस्तों, एक है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में। फिर देखिए कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 344 के हिसाब से। फिर रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 345 में लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट कौन कौन सा होना चाहिए। फिर देखिए आर्टिकल 346 में लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर, और बिटवीन ए स्टेट एंड यूनियन क्या होना चाहिए। फिर आर्टिकल 347 देखिए स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। एक स्टेट के एक पर्टिकुलर सेक्शन का कोई और लैंग्वेज है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। फिर चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लैंग्वेज तो इंग्लिश है। फिर देखिए 348 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा। फिर आर्टिकल 349 में स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई लॉ एनैक्ट करना है, इसका स्पेशल प्रोसीजर के बारे में आर्टिकल 349 में है। फिर किसी का रिड्रेसल का ग्रीवियंस के लिए कौन कौन से लैंग्वेज यूज करना चाहिए, आर्टिकल 350 में है। फिर देखिए मदर टंग को प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है 350A में। फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, आर्टिकल 350B में लिखा हुआ है। फिर देखिए आर्टिकल 351 में डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज भी दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के बारे में लिखा हुआ है, पर हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिक्लेयर नहीं किया था।
कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सारे रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंपॉर्टेंस दिया है। एट द सेम टाइम ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 में एंड इट्स रूल्स मेड इन 1976 में एंड द अमेंडमेंट्स मेड इन 1987 में, 2007 में, 2011 में भी इसके बारे में बताया हुआ है। बेसिकली रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस। तो एजुकेशन में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड दोस्त ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। वेरास एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल, मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया है। कंकरेंट लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉस एनाक्ट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी। तो इधर टेक्निकल, मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज को कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड करने का मतलब क्या हो सकता है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स स्टेट्स को, स्टेट में जो पॉपुलेशन है उनको इंपॉर्टेंस दिया है कि उनका चॉइस होना चाहिए किस लैंग्वेज में एजुकेशन इंपार्ट होना चाहिए। फिर देखिए इधर बीजी खेर कमीशन के बारे में बताया जा रहा है। बीजी खेर कमीशन को द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन भी बोलते हैं। 1955 को आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपॉइंट किया था बीजी खेर कमीशन। इनको यह बताया गया कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना है प्रोग्रेसिव यूसेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में एंड रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट से। साउथ इंडियन स्टेट्स स्पेशली तमिलनाडु को यह लग रहा था ये हिंदी इंपोज करने की कोशिश है और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने वाला है। तो तमिल पीपल को यह लगा कि उनके अगेंस्ट ये इनजस्टिस होगा। तो काफी वायलेंस हुआ था तमिलनाडु में 1965 में। मोर देन 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुए थे। वैसे अभी यूनियन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है हायर एजुकेशन कोर्सेस में हिंदी टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने का, इसके खिलाफ भी एक इंसिडेंट हुआ था तमिलनाडु में जो द हिंदू ने रिपोर्ट किया था। देखिए नवंबर 27 को एन 85-year-old डीएमके फंक्शनरी माने तमिलनाडु का जो रूलिंग पार्टी है, तो उन्होंने सुसाइड किया सेलम में परपेट्रेटली ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंपोजिशन ऑफ हिंदी इन तमिलनाडु। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है हिंदी को इंपोज करने का तमिलनाडु में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सुसाइड किया है। तो एक्चुअली इधर यह बताया जा रहा है दोस्तों हिंदी इंपोजिशन को कितना सीरियसली तमिलनाडु पीपल देखते हैं। फिर देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बताया जा रहा है। वैसे आपको पता होगा मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, बट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें 30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो हेड करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इट्स मैंडेट इज टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो ऑफिशियल पर्पसेस में हिंदी यूसेज कितना हो रहा है उसको रिव्यू करना ये कमेटी का काम है और इन्हें रिकमेंडेशंस भी देना है दोस्तों टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। हमारे देश में ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में हिंदी का यूसेज को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस बारे में रिकमेंडेशंस भी देना ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का काम है। एंड इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु फॉरवर्ड्स इट टू रिकमेंडेशन टू द टू हाउसेस। तो सबसे पहले इस कमेटी को क्या करना है, अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना है, फिर वो रिपोर्ट डिस्कशंस के लिए दोनों हाउसेस में भेजते हैं। पर देखिए अभी तक टोटल 9 रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट्स हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में फॉरवर्ड हुआ है। 10th and 11th reports have been submitted to the president and are not in the public domain. अब 10th and 11th reports of the पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है दोस्तों, अभी तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। वैसे रिसेंटली होम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया था, उधर उन्होंने अनाउंस किया था 11th रिपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी हाईलाइट किए थे ऑन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशंस इन टेक्निकल कोर्सेस। टेक्निकल कोर्सेस में कौन सा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एग्जामिनेशंस किस लैंग्वेज में होना चाहिए, ये सब के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस है 11th रिपोर्ट में, इस तरह होम मिनिस्टर ने बोला था। एंड दिस टच्ड ऑफ एन एनिमेटेड डिबेट ऑन इट्स रिजल्टिंग इम्प्लीकेशंस एंड इट्स प्रैक्टिकलिटी इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स एंड कोर्स मटेरियल एंड ऑफ टीचर्स क्वालिफाइड टू कम्युनिकेट इट एडिक्वेटली। देखिए ऑल ऑफ ए सडन अगर आप पूरे टेक्निकल टेक्स्ट को या फिर जो भी हायर एजुकेशन टेक्स्ट है उसे अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे उसका इम्प्लीकेशंस मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने टीचर्स हैं वो सारे इंग्लिश में ट्रेंड है कि नहीं। स्टैंडर्ड बुक्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगा, कोर्स मटेरियल नहीं होगा, सारे तो इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना तो इसका इम्प्लीकेशंस काफ़ी भयंकर हो सकता है। ऊपर से ये उन स्टूडेंट्स को फेवर करेंगे जिनका मदर लैंग्वेज ऑलरेडी हिंदी है, उनको तो काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, पर जिनका मदर लैंग्वेज और कोई रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए तो दिक्कत होगा ना। तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होगा वो मेरिट्स पे नहीं होगा।
सो एट द रूट ऑफ द डिबेट इज द बिगर क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इन ए डाइवर्स सोसाइटी। तो हमारे जैसे एक डाइवर्स सोसाइटी में किस लैंग्वेज की आइडेंटिटी होना चाहिए, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। हमारे देश ऑलरेडी डाइवर्स है, इधर अलग अलग लैंग्वेजेस है, सारे लैंग्वेजेस का अपना अपना इंपॉर्टेंस भी है। इधर आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को साइड में रख के लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इधर यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन को कल्चरल शेविनिज्म क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज से नेशनल लैंग्वेज में ट्रांसिट करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए कुछ प्रोसीजरल डिवाइसेस वो यूज कर रहा है, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन एंड ऑफ टेक्स्ट बुक्स धीरे धीरे हिंदी में ट्रांसलेट करके। और ये हमें समझना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोला है, इट डज नॉट मेंशन ए नेशनल लैंग्वेज एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द सेक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्ट नहीं किया है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए या फिर हमारे देश का एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी वो मेंशन्ड नहीं है। और इन फैक्ट आर्टिकल 344 क्लोज 3 में ये क्लियरली लिखा हुआ है, द जस्ट क्लेम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज इन रिगार्ड टू द पब्लिक सर्विसेज शैल बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में लोगों का जो क्लेम्स है, इंटरेस्ट है, उसे प्रेसिडेंट को कंसिडर करना चाहिए। तो कुल मिला के हमीद अंसारी साहब होम मिनिस्टर के रिमार्क्स को, होम मिनिस्टर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये जो डिसीजन है हिंदी लैंग्वेज को इंपोज करने का, ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक होगा और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है एंड इट्स ए टाइप ऑफ कल्चरल शेविनिज्म ऑल्सो। अगला है ए स्पाई मास्टर हु नाउ हैज द पाकिस्तान आर्मीज रेंज। ये आर्टिकल लिखा है दो लोगों ने, समीर पाटिल और सरल शर्मा, दोनों नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में सर्व कर चुका है। तो ये आर्टिकल बेसिकली पाकिस्तान में 17th आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में है। नवंबर 29 को जनरल बाजवा के बाद जनरल सईद असीम मुनीर पाकिस्तान का नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुआ है। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने वाला है पाकिस्तान में, और उनके लिए काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, जैसे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपको पता है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना जनरल सईद असीम मुनीर का काम होगा। और देखिए पाकिस्तानियों का एक परसेप्शन है आर्मी के बारे में, वो उतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान में, तो उसे थोड़ा सा एलिवेट करना होगा। एट द सेम टाइम इंडिया नीड्स टू वेट एंड वॉच। देखिए पाकिस्तान में जब भी इस तरह के कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो इंडिया हमेशा मॉनिटर करते हैं। तो इंडिया को भी वेट करना पड़ेगा और वॉच करना पड़ेगा कि नया आर्मी चीफ का क्या स्टांस होगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। वैसे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल सईद असीम मुनीर हैज टेकन ओवर एज पाकिस्तान न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम जनरल कमर जावेद बाजवा हु रिटायर्ड ऑन नवंबर 29 आफ्टर ए 6 year लॉन्ग टेन्योर। तो पिछले 6 साल पाकिस्तान आर्मी चीफ था जनरल कमर जावेद बाजवा, नवंबर 29 को वो रिटायर हुआ। अब पाकिस्तान का न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है जनरल सईद असीम मुनीर एंड ही विल इनहेरिट ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मेस फ्रॉम हिज प्रेडेसेसर। तो देखिए जनरल कमर जावेद बाजवा के टाइम पर इन्हें भी काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सबको इनहेरिट करना पड़ेगा जनरल सईद असीम मुनीर को भी। तो जनरल मुनीर के पास काफ़ी सारे टास्क है। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी का जो रेप्यूटेशन है, इमेज है, उसे थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। जितने इंटरनल डिफरेंसेस है अलग अलग पोर्टफोलियोज के बीच में, उसे रिसोल्व करना पड़ेगा और जनरेट कॉन्फिडेंस इन कंट्रीज पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय डिस्प्लेइंग न्यूट्रलिटी। देखिए देश का जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा डरते हैं आर्मी से, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि आर्मी कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एंड एज ए पार्ट ऑफ दिस ही मे डिवाइस हॉकिश पॉलिसीज ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स इन द नियर टाइम। ऑब्वियस सी बात है नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में आर्मी चीफ का तो रोल होगा ही, ठीक है। सो जनरल मुनीर 17th आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, ग्रेजुएट ऑफ 17th बैच ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एट मंगला। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ही वॉज कमीशन्ड इनटू द 23rd बैटालियन ऑफ पाकिस्तान आर्मी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। सो his experience matters for us. His experience ranges from leading force command northern areas in Gilgit-Baltistan to heading both the military intelligence and Pakistan's inter-services intelligence, that is ISI. एक तो
जिलजित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, उधर का फोर्स कमांड नॉर्थर्न एरियाज को ये लीड किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसको इन्होंने हेड किया है। एंड नोटेबली ही वाज ISI चीफ ड्यूरिंग द पुलवामा सुसाइड अटैक इन कश्मीर इन फरवरी 2019। देखिए फरवरी 2019 में पुलवामा सुसाइड अटैक जो हुआ था, उस टाइम पर पाकिस्तान का ISI चीफ था ये जनरल मुनीर जो है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल फॉलो ए हार्ड लाइन पॉलिसी विज़ाविज़ इंडिया। तो इंडिया के अगेंस्ट ये जो नया आर्मी चीफ है, इसका भी हार्ड लाइन पॉलिसी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए पुलवामा अटैक या जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं कश्मीर रीजन में, उसमें पाकिस्तान आर्मी का रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इसका रोल था। तो 2019 में पुलवामा सुसाइड अटैक के टाइम पर यही था पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का हेड। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक हार्ड लाइन पॉलिसी मेंटेन करेगा इंडिया के अगेंस्ट। इससे पहले जो पाकिस्तान आर्मी चीफ था जनरल बाजवा, उसे काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है। जैसे कि 2018 में जनरल बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को सपोर्ट किया था और इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। पर 2022 में यही पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से रिमूव भी किया था। और प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करने के बाद इमरान खान ओपनली क्रिटिसाइज किया है जनरल बाजवा को, ठीक है। रिसेंटली इमरान खान के खिलाफ एक असैसिनेशन अटैक भी हुआ था, आपको पता होगा। तो इसमें भी पाकिस्तान आर्मी का हाथ है करके इमरान खान ने क्रिटिसाइज किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया था कि उनके अगेंस्ट भी आर्मी ने प्लॉट किया था करके। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। तो ये सबको सुधारना अब जनरल मुनीर का काम होगा। नाउ जनरल मुनीर का मिलिट्री ऑपरेशंस क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इनका प्रेडेसेसर जनरल बाजवा ने किया था, ये भी एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। बेसिकली उधर तहरीकी तालिबान करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अटैक्स होता है, तो उनके अगेंस्ट जनरल बाजवा भी एक्शन लिए थे, ये भी एक्शन लेने का चांसेस है। जनरल रहील शरीफ एंड जनरल बाजवा हैड इनिशिएटेड मिलिट्री ऑपरेशंस ज़र्ब-ए-अज़ब 2014 में, रद उल फजल 2017 में, रेस्पेक्टिवली टू मार्क देयर प्रेजेंस एंड कंसोलिडेट पावर एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मैं क्या बता रहा हूं, जनरल रहील शरीफ हो या उसके बाद जनरल बाजवा हो, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे ना, तो सेम टाइम 2 मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करवाया था, बेसिकली उनका एक प्रेजेंस मार्क करने के लिए। तो उसी तरह जैसे ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे तो प्रॉब्लमैटिक एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च कर सकता है। ये सबके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चल रहा है ओवर द ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन इज द बॉर्डरिंग लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑल्सो, ये बात आपको पता होगा। तो इधर भी कुछ डिस्प्यूट्स चल रहा है दोस्तों। रिसेंटली कुछ वायलेंट बॉर्डर क्लैशेस भी हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर लाइन में एक फेंस लगा दिया था, ये अफगानिस्तान को सही नहीं लगा। तो हमेशा उधर बॉर्डर क्लैशेस होते रहते हैं, तो इसे भी सोल्व करना जनरल मुनीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फाइनली टफनिंग इंडिया पॉलिसी। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में जनरल मुनीर जनरल बाजवा को फॉलो करने का चांसेस कम है, क्योंकि जनरल बाजवा थोड़ा बहुत ठीक रिलेशंस मेंटेन किया था इंडिया के साथ। फरवरी 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल में सीजफायर एग्री किया था जनरल बाजवा, और तब से लेके अब तक ज्यादा कोई सीजफायर वायलेशंस नहीं हुआ है। आज जनरल मुनीर हैज टेकन चार्ज, द LOC मे गेट एक्टिव अगेन इन द कमिंग मंथ्स पोस्ट विंटर। तो अभी तो विंटर चल रहा है, विंटर के टाइम पर ज्यादा कोई टेररिस्ट ऑपरेशंस या मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह नहीं होता है, बहुत ठंड रहता है उधर। तो इसके बाद विंटर के बाद हो सकता है जनरल मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने का कारण LOC अगेन एक्टिव होने का। हाउएवर इंडिया विल प्रीफर टू वेट एंड वॉच। हमारी पॉलिसी यही होने वाला है दोस्तों, हम वेट करेंगे, देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट से उसे मॉनिटर करेंगे। गिवन जनरल मुनीर्स ISI portfolio at the time of 2019 Pulwama attack, there is a concern that cross-border terror activities will see a spike, particularly in Jammu and Kashmir। देखिए 2019 में पुलवामा अटैक के टाइम पर यही था ISI का चीफ, तो इंडिया को एक कंसर्न है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज और इंक्रीज होगा, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में। ऊपर से पाकिस्तान रिसेंटली फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट में से अपग्रेड हुआ था,
तो ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर अभी पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, तो जनरल मुनीर हो सकता है अपना ऑपरेशनल एंड इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज यूज करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। अगला है EWS आर वेल रिप्रेजेंटेड इन हायर एजुकेशन। ये आर्टिकल लिखा है दो लोगों ने, सनी जोस एंड भीमेश्वर रेड्डी ए। सनी जोस RBA चेयर प्रोफेसर है एट काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट हैदराबाद। भीमेश्वर रेड्डी असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, हैदराबाद कैंपस। इधर क्या बता रहा है, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जॉब्स एंड एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहेल्ड भी किया था। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये था कि हायर एजुकेशन सेक्टर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है बिकॉज ऑफ देयर फिनेंशियल इनकैपेसिटी। फिनेंशियल इनकैपेसिटी की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हायर एजुकेशन सेक्टर में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था। उसी बेसिस पर इन्होंने उनके लिए रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया था। पर अब एक सर्वे से यह पता चला है दोस्तों, ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हायर एजुकेशन सेक्टर में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, वेल एंड अबव 10%। तो इसे सपोर्ट करने के लिए एक सर्वे हुआ था, इसमें परसेंटेज वाइज बताया है कौन कौन से सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कौन कौन से एजुकेशन सेक्टर में रिप्रेजेंटेड है, परसेंटेज बताया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के हिसाब से EWS स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड 19% इन द NARF रैंक्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, whereas students from socially backward groups, that is scheduled caste, scheduled tribes and OBC formed 39%. The proportion of EWS students was higher in colleges and lower in medical institutes. देखिए क्या बता रहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 19% ऑलरेडी EWS स्टूडेंट्स है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC 39% है, और कॉलेजेस में EWS स्टूडेंट्स का परसेंटेज 28% है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में केवल कम है 2%। ठीक है, और सरप्राइजिंगली proportion of EWS students declined from 19% in 2019 to 15% in 2022, 3 years after the implementation of EWS quota। देखिए EWS quota इंप्लीमेंट करने से पहले तो 19% था, पर EWS quota इंप्लीमेंट करने के बाद 15% तो हो गया, बट इट रिमेन्स वेल अबव द 10% कोटा। तो 10% कोटा से ज्यादा है, इसका मतलब यह है सफिशिएंट है, यह बताया जा रहा है ऑथर ऑफ द आर्टिकल जो है। अब ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मतलब इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो शेयर ऑफ EWS स्टूडेंट्स इन 218 पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड 239 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्टूड एट 19% एंड 20% रेस्पेक्टिवली इन 2019, और 2022 तक ये 19% हो गया 17%, 20% हो गया 13%। And thus, despite being outside the purview of EWS reservation policy, share of EWS students is more than 10% in the private NARF ranked higher education institutes। तो इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, EWS रिजर्वेशन नहीं भी होगा ना, तभी EWS स्टूडेंट्स का जो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, वो 10% से ज्यादा ही है। EWS रिजर्वेशन आने के बाद केवल वो कम हुआ है। And the share of socially backward students in private institutions stood at 36% in 2019। तो बाकी जो socially backward है, SC, ST, OBC एक्सेट्रा, उनका शेयर 36% है। अगर सेंट्रली फंडेड एलाइट इंस्टीट्यूशंस की बात करें जैसे कि IIT, IIM एक्सेट्रा, उधर भी EWS का जो प्रपोर्शन है 21% था 2019 में, और 2022 तक वो 16% हुआ है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो बोल रहा था कि हम EWS रिजर्वेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि हायर एजुकेशन सेक्टर में EWS स्टूडेंट्स का परसेंटेज नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये गलत है। और देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा ऑफ 2019 से भी इन्होंने कुछ डाटा निकाला है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हाउस होल्ड्स को 3 विभागों में डिवाइड करते हैं। वन इज बॉटम जो 40% है, जिन्हें द पुअर बोलते हैं, फिर मिडिल 50%, जिन्हें द मिडिल क्लास बोलते हैं, एंड टॉप 10%, जिन्हें द रिच बोलते हैं। नाउ वी कंसिडर हियर ओनली द पुअर हाउस होल्ड्स। EWS कोटा इज मेंट फॉर द पुअर अमंग द जनरल कैटेगरी। देखिए EWS मतलब क्या है, जनरल कैटेगरी में जो पुअर है। तो बॉटम 40% हाउस होल्ड्स में द प्रोपोर्शन ऑफ जनरल कैटेगरी डिफाइंड एज नॉन SC, ST, OBC इज 18%। समझ रहे हो, बॉटम 40% मतलब पुअर कैटेगरी में जनरल कैटेगरी जो है 18% है।
about 20% of 18 to 25-year-olds from the general category from the poor 40% households have enrolled in higher education institutions. तो समझ रहे हो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा ऑफ 2019 से ये पता चला इंडिया में 40% हाउसहोल्ड जो है बॉटम कैटेगरी में आता है और उस बॉटम कैटेगरी में 18% जो है जनरल कैटेगरी है, जिन्हें आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल सकते हैं। उनमें से 20% जो 18 साल और 25 साल के बीच में है ऑलरेडी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल किया हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों वही बताया जा रहा है, इट इज दस क्लियर दैट शेयर ऑफ EWS फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज वेल अबाउट 10%। ये तो 100% है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में EWS का जो शेयर है वो 10% के ऊपर तो है, एंड द अवेलेबल एविडेंस गोस अगेंस्ट बोथ द जस्टिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ EWS रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS रिजर्वेशन पॉलिसी को इधर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक तो उनका जस्टिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना। ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट है, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों है इस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फाइनली ऑयल नो बार, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, क्रक्स ऑफ द आर्टिकल क्या है, ये मैं केवल आपको बता देता हूं, वही समझना जरूरी है। देखिए, करीब 3 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वेनेजुएला का शेवरॉन करके एक ऑयल कंपनी के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया था। वो ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। ट्रंप के बाद जब बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी वही किया था, सैंक्शंस को ईज नहीं किया था। पर अब जाके ये सुनने को मिल रहा है दोस्तों, यूएस शेवरॉन कॉर्पोरेशन के ऊपर जो सैंक्शंस है उसे ईज किया जा रहा है। वो ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकता है, पर ऑयल जो है केवल यूएस को ही सेल करना है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये पॉलिसी चेंज का कारण क्या है दोस्तों? सिंपल सी बात है, सैंक्शंस ऑन रशिया हैव पम्प्ड अप प्राइसेस। ऑलरेडी रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस इंपोज करके रखा है, इसलिए ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुआ है। ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने का कोशिश किया, वो भी अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है। सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज जो है ऑयल प्रोडक्शन को कट डाउन कर रहा है। यूएस ने बोला था कट डाउन मत करो, पर यूएसए को वो नहीं सुना, इसलिए ऑयल प्राइसेस के ऊपर एडिशनल प्रेशर आ गया है। तो अभी यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। जिनके ऊपर वो सैंक्शंस इंपोज किया था, जिनको वो काम करने नहीं दे रहा था, उन्हीं के पास जा रहा है कि आप ऑयल प्रोडक्शन करो और हमें बेचो। तो बेसिकली इधर यूएसए का डबल स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है। एक टाइम पे तो ये बोल रहा था हमें वेनेजुएला का ऑयल नहीं चाहिए, जबकि वेनेजुएला में दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। उनके ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया था और अब यूएसए के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर जो सैंक्शंस है उसे ईज किया है। एंड टू बी श्योर द ईजिंग ऑफ सैंक्शंस कम्स विद राइडेस, कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि शेवरॉन कैन प्रोड्यूस ऑयल फ्रॉम इट्स फील्ड्स इन वेनेजुएला, बट द ऑयल शुड बी एक्सपोर्टेड ओनली टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो ऑयल वो प्रोड्यूस करेंगे वेनेजुएलन फील्ड से, उसे केवल यूएस में ही एक्सपोर्ट करेंगे। एंड ऑल्सो द सेल प्रोसीड्स शुड बी यूज्ड टू पे बैक स्टेट ऑन वेनेजुएलन ऑयल कंपनी PDVSA's डेट टू शेवरॉन। देखिए, ऑलरेडी वेनेजुएलन ऑयल कंपनी PDVSA $4.2 बिलियन देना है शेवरॉन को, तो ये पैसे वो वसूल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉफिट वोट नहीं कमा सकते, ये भी बोला है यूएसए ने। एंड इट्स लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम, कभी भी उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सब बोल के यूएसए ने उनके ऊपर जो सैंक्शन है उसे ईज किया है। फाइनली दोस्तों, आज डेली न्यूज में एक आर्टिकल छूट गया था, वैसे मैंने रिकॉर्ड किया था, पर पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये आया नहीं इसमें, तो ये न्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। India and Bangladesh established contact as more Kuki-Chin refugees are expected to enter Mizoram. GS पेपर 2 refugees and illegal migration में न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले ये कुकी चिन रेफ्यूजीज के बारे में। कुकी पीपल आर एन एथनिक ग्रुप नेटिव टू मिजो हिल्स। मिजो हिल्स कहाँ पे है? इट इज ए माउंटेनियस रीजन इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर इन इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, मिजोरम एंड मणिपुर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है मिजो हिल्स, उधर के एथनिक ग्रुप है Kuki people, and the Kuki constitute one of the several hill tribes within India, Bangladesh and Myanmar. तो इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार बॉर्डर्स में काफी सारे हिल ट्राइब्स है, उसमें से एक है कुकी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में कुकी ट्राइब्स का प्रेजेंस है, ध्यान दीजिएगा। नाउ Some 50 tribes of Kuki peoples in India are recognized as scheduled tribes. तो देखिए, कुकी पीपल के अंदर काफी सारे ट्राइब्स है, उनमें से करीब 50 को आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज किया है इंडिया अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, उनके डायलेक्ट के ऊपर, उनके रीजन ऑफ ओरिजिन के ऊपर। नाउ चिन पीपल कौन है दोस्तों? चिन पीपल ऑफ म्यांमार एंड मिजो पीपल ऑफ मिजोरम
आर किंडेड ट्राइब्स ऑफ कुकीज। देखिए चिन पीपल बेसिकली म्यांमार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो म्यांमार के चिन पीपल, मिजोरम के मिजो पीपल, ये दोनों कुकीज का एक सब ग्रुप आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड द जो पीपल। तो बेसिकली चिन पीपल और मिजो पीपल को कलेक्टिवली जो पीपल बोलते हैं। समझ गए। अब न्यूज क्या आया है दोस्तों, देखिए बैकग्राउंड क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। ये जो कुकी चिन कम्युनिटी है ये बांग्लादेश का मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन से एथनिकली डिफरेंट है, तो इनके बीच में प्रॉब्लम्स तो होना ही है। कुकी चिन कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट करते हैं दोस्तों कुकी चिन नेशनल फ्रंट। कुकी चिन नेशनल फ्रंट का आर्म्ड विंग में कुकी चिन कम्युनिटी के फाइटर्स भी है। इनका डिमांड यह है दोस्तों, उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए या फिर उन्हें बेटर फैसिलिटीज चाहिए। एक्चुअली आप ही के हिसाब से इनकी जो हालत है काफी खराब है और ज्यादातर कुकी चिन कम्युनिटी रहते हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्ट एरिया इन बांग्लादेश में। ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट एरिया है ना, ये बॉर्डर शेयर करता है हमारा त्रिपुरा एंड मिजोरम से। तो ये कुकी चिन फाइटर्स और बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो फाइट्स चल रहा है उसकी वजह से कुकी चिन रेफ्यूजीज अभी इंडिया की तरफ आ रहा है दोस्तों। ऑलरेडी 270 कुकी चिन रेफ्यूजीज इंडिया पहुंच चुके हैं, बेसिकली मिजोरम में पहुंच चुका है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एस्टिमेट यह है और 150 रेफ्यूजीज आ सकते हैं। तो मिजोरम गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड किया, बेसिक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किया। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि उन्हें ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल एंड वी डज नॉट रिकॉग्नाइज रेफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत हमें नहीं है। ऊपर से अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेटिंग द फोरनेस एक्ट। फोरनेस एक्ट को वायलेट करने के कारण उन माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हम एक्शन भी ले सकते हैं, उन्हें हम प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। पर मिजोरम गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया दोस्तों, क्योंकि देखिए वही रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया। मिजोरम की जनता और ये जो कुकी से उनके बीच में एक कनेक्शन है, एक इमोशनल कनेक्शन ही बोल दीजिए आप। देखिए इधर क्या लिखा है, द चिन पीपल ऑफ म्यांमार एंड मिजो पीपल ऑफ मिजोरम आर किंडेड ट्राइब्स ऑफ कुकीज, कलेक्टिवली दे टर्म्ड द जो पीपल। एक्चुअली जो पीपल के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए करके कुकी चिन फाइटर्स का डिमांड भी रहा है। तो मिजोरम की जनता या फिर मिजोरम गवर्नमेंट इन्हें इजीली इग्नोर भी नहीं कर सकते। पर अभी तो प्रॉब्लम है ना, ऑलरेडी 270 लोग आ चुका है और 150 आने वाला है, तो इतने सारे इमिग्रेंट्स को हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये इंटरनेशनल इश्यू हो गया, बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इश्यू हो गया। तो अभी न्यूज ये आया है इंडिया और बांग्लादेश इस बारे में बात करेंगे और एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। तो ये न्यूज आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इस इश्यू के बारे में, बेसिकली कुकी चिन रेफ्यूजी इश्यू के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।